दिल्ली के जंगलों में एक जगह है जहां समय रुक सा गया है। दरवाजे खुले हैं पर कोई अंदर नहीं जाना चाहता, क्योंकि जो वहां रह गया वो सिर्फ इस दुनिया से नहीं बल्कि इतिहास से भी मिट गया। ये दिल्ली का कोई आम सा खंडहर नहीं है, ये एक ऐसा महल है जहां पर शाही खून जिंदा रहते हुए भी दुनिया से छुप गया। जिस जगह पर आज इतना सन्नाटा है, वहाँ पर किसी वक्त डर, जहर और राजघराने की आखिरी सांसें थी। मालचा महल एक महल ही नहीं बल्कि इतिहास की सबसे डरावनी चुप्पी। वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम शुभदा चौरिशी है। अगर आप कोई ऐसे हैं जिसे हॉरर स्टोरीज़, पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स, मिस्ट्री स्टोरीज़, इन सब में इंटरेस्ट है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको ऐसे ही और रियल हॉरर पैरानॉर्मल स्टोरीज़ के बारे में बताने वाली हूँ। तो आइए आज की स्टोरी के बारे में बात करते हैं। मालचा महल। ये महल का नाम आप सबने सुना तो ज़रूर होगा। इस महल का एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। कहा जाता है कि यहाँ पर बेगम विलायत की आत्मा घूमती है। कुछ साल पहले इस महल में कुछ लड़के गए थे। दोपहर के टाइम तो सब कुछ ठीक था, लेकिन शाम ढलते से ही उन्हें अजीब सी ठंड महसूस हुई, अजीब सी बेचैनी और घबराहट महसूस हुई। तो उन्होंने सोचा कि हम इस महल से चले जाते हैं। जब वो वापस जाने लगे तब उनमें से एक लड़के को एक औरत की परछाई दिखी। कहा जाता है कि ये औरत और कोई नहीं बल्कि बेगम विलायत है। अब बेगम विलायत की आत्मा यहाँ क्या कर रही है और कौन है ये बेगम विलायत? आइए उनके बारे में जानते हैं। अर्ली 1970s में न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन रुकी। वो ट्रेन में से एक औरत, 2 बच्चे, 5 नौकर और 12 हाउंड डॉग्स निकले। वो औरत ने कहा कि उनका नाम बेगम विलायत है और वो अवध की बेगम है। उनके बेटे का नाम प्रिंस अली रज़ा और बेटी का नाम प्रिंसेस सकीना था। जो बेगम विलायत थे ना, उनकी बहुत ही आकर्षित पर्सनालिटी थी। उनकी शक्ल को देखकर कोई भी वहाँ ठहर सा जाता था। ऊंची कद काठी की थी, डार्क कलर की सिल्क साड़ी पहना करती थी और अपनी साड़ी में पिस्टल छुपा कर रखती थी। इनका ये कहना था कि ये अवध के राजा की आखिरी जनरेशन की बेटी है और क्योंकि इनकी पूरी अवध की प्रॉपर्टीज़ अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास हैं, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्हें इनकी प्रॉपर्टीज़ लौटा दे। एक्चुअली क्या हुआ था कि जो अवध के राजा थे उन्होंने ब्रिटिशर्स पर भरोसा कर लिया था, बट ब्रिटिशर्स ने उनका भरोसा तोड़ दिया ऑब्वियसली। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने अवध की सारी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो हड़प ली। अब 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास चली गई। तो बेगम का ये कहना था कि ये जो प्रॉपर्टीज़ उनकी हैं वो उन्हें वापस सौंप दी जाए। अब न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरते से ही बेगम विलायत ने रेलवे स्टेशन के VIP रूम पर कब्जा कर लिया। उस रूम को अपना घर बना लिया। वहाँ पर बेगम विलायत, उनके बच्चे, उनके सर्वेंट्स और उनके कुत्ते सब लोग वहीं रहा करते थे। उन्होंने अपने सारा फर्नीचर वहाँ अरेंज कर लिया, अपनी क्रॉकरीज निकाल दी, अपने शाही कालीन थे वो पूरे रूम में बिछा दिए। उनका ये कहना था कि जब तक उन्हें उनकी अवध की प्रॉपर्टीज़ नहीं मिल जाती तब तक वो ये VIP रूम नहीं छोड़ेंगी। अगर स्टेशन मास्टर या कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल उन्हें परेशान करता तो बेगम विलायत उन्हें ये कहती कि वो सांप का जहर पीकर मर जाएंगी और सारा इल्ज़ाम उस सामने वाले आदमी पर आ जाएगा। तो अब इल्ज़ाम कौन लेना चाहता? तो कोई उन्हें परेशान नहीं करता। बेगम विलायत जो थी वो बहुत ही सीक्रेटिव औरत थी। वो किसी से भी नहीं मिलती थी, जैसे मैंने आपको पहले कहा, लेकिन वो सिर्फ ऑफिशियल गवर्नमेंट
एम्प्लॉयज़ से ही मिलती थी और उनसे भी उनकी बात कोई फ़ेस टू फेस नहीं होती थी। वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ऑफिशियल पेपर पर अपना मैसेज लिखना होता था। उसके बाद एक चांदी की ट्रे में वो पेपर रखा जाता था और वो जो ट्रे थी वो बेगम के जो सर्वेंट थे वो उस ट्रे को बेगम तक पहुंचाते। वहाँ पर जाने के बाद सर्वेंट वो मैसेज पढ़ते, बेगम रिप्लाई करती और फिर वो सर्वेंट जाकर जो भी मैसेज होता वो गवर्नमेंट ऑफिशियल तक पहुंचाते। बेगम के जो बच्चे थे वो उन्हें माँ नहीं बोला करते थे, वो उन्हें योर हाइनेस बोला करते थे और बेगम के जो सर्वेंट्स थे वो उनके सामने घुटनों पर चला करते थे, पैर पर नहीं। बेगम किसी इंडियन से बात नहीं करती थी पर वो फॉरेन जर्नलिस्ट से ज़रूर बात कर लेती थी, लेकिन तब जब वो फॉरेन जर्नलिस्ट उन्हें बार बार रिक्वेस्ट करे। अब क्योंकि फॉरेन जर्नलिस्ट ने बहुत सारे उनके इंटरव्यूज़ लिए थे और इंटरव्यूज़ छापे थे और रेलवे स्टेशन पर भी कई लोग का आना जाना था, लोग देखते थे कि बेगम वहाँ वीआईपी रूम में रह रही हैं, तो बहुत लोगों को उन पर दया आई। उन्होंने कहा ये एक ऐसी रानी है जो महल से निकलकर रेलवे स्टेशन पर आकर रह रही हैं सिर्फ अपनी प्रॉपर्टीज़ की मांग की प्रोटेस्ट में। अब क्योंकि बेगम को लोकल लोग और जर्नलिस्ट का सपोर्ट था तो उस वक्त की जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आया कि बेगम को अवध की सारी प्रॉपर्टीज़ लौटा दी जाए। तो इंदिरा गांधी ने यूपी के चीफ मिनिस्टर को बेगम के पास भेजा। यूपी के चीफ मिनिस्टर ने बेगम को 10,000 रुपये ऑफ़र किए रेलवे स्टेशन का वीआईपी रूम छोड़ने के लिए। तो बेगम ने बहुत ज़्यादा बेरहमी से वो 10,000 रुपये ठुकरा दिए। इसके पहले कि आप ये सोचें कि सिर्फ 10,000, तो उस टाइम पर 10,000 रुपये बहुत हुआ करते थे। जब उन्होंने 10,000 रुपये ठुकराए तो चीफ मिनिस्टर ने उन्हें एक घर ऑफ़र किया लखनऊ में। उन्होंने कहा आप ये घर ले लो और ये वीआईपी रूम छोड़ दो, तो उसे भी उन्होंने ठुकरा दिया। अब फाइनली इतना ज़्यादा प्रेशर आ रहा था कि इंदिरा गांधी ने उन्हें मालचा महल दे दिया। अब ये मालचा महल क्या था? ये मालचा महल दिल्ली के चाणक्यपुरी एरिया में एक खंडहर जैसा महल है, जहाँ पर जाने के लिए एक छोटा सा जंगल जैसा रास्ता क्रॉस करना पड़ता है। ये जो महल है ये मालचा मार्ग पर लोकेटेड है और ये महल जो है वो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था एज अ हंटिंग लॉज। मतलब कि जब वो शिकार पर जाया करते थे तो यहाँ पर वो रेस्ट करा करते थे। अप्रॉक्सीमेटली 10 साल तक बेगम विलायत अपने बच्चे, सर्वेंट्स और कुत्तों के साथ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के वीआईपी रूम में रही और फाइनली 1985 में उन्हें मालचा महल ऑफ़र हुआ और उन्होंने मालचा महल में शिफ्ट कर लिया। अब 1985 ना एक ऐसा टाइम था जब लाइट, पानी, शॉप, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी। तो ये सवाल पैदा होता है कि जब इतनी सारी फैसिलिटीज़ ऑलरेडी अवेलेबल थी, जब बेगम विलायत को एक घर ऑफ़र हो रहा था, 10,000 रुपये ऑफ़र हो रहे थे, तो वो सब छोड़ के उन्होंने एक खंडहर जैसा महल, जहाँ ना इलेक्ट्रिसिटी थी, ना पानी था, ना आसपास कोई दुकानें थी, ना कोई इंसान रहता था आसपास, और ये जंगलों के बीच में था, ऐसा महल क्यों एक्सेप्ट करा? कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि उनका ये महल एक्सेप्ट करने का रीज़न ये था कि वो बस प्रोटेस्ट कर रही थी कि हमें अपनी अवध की सारी प्रॉपर्टीज़ वापस मिल जाए। लोगों के दिमाग में ये सवाल भी आते थे कि ये बिना लाइट, बिना पानी के उस खंडहर में कैसे रह रही हैं। किसी ने ये भी कहा कि जो बेगम थी वो जिन के परिवार से थी, तो उन्हें ये लाइट, पानी, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक ने ये भी कहा कि जो प्रिंसेस सकीना थी, उनके बाल जो थे वो बहुत लंबे थे, वो अपने बाल कभी ना धोती थी ना कटवाती थी। जब वो खड़ी होती थी तो उनके बाल ऐसे जड़ों की तरह ज़मीन में घुस जाते थे। ये एक उस आदमी ने बोला जिसने प्रिंसेस सकीना को छुप के रात में देखा था।
लेकिन हमने जितने भी प्रिंसेस सकीना के फ़ोटोज़ देखे हैं उसमें उनके बाल छोटे ही थे। तो अब ये नहीं पता कि ये बात सच है या झूठ। जब बेगम विलायत मालचा महल में शिफ्ट हुई तो जितने भी लोग उनके साथ रहते थे उन्हें स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि वो बाहर के लोगों से बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। इनफैक्ट उन्होंने दरवाजे पर एक नोट भी लगाया कि अगर कोई बाहर वाला अंदर आया तो उसे गोली मार दी जाएगी। जो बेगम थी उन्हें फ़ोटोज़ का शौक़ नहीं था, लेकिन उनने कहा था कि अगर आपको मेरा फ़ोटो क्लिक करना है तो चांद के ढलते चांद के वक्त या फिर उस दिन जो अमावस के एक दिन पहले वाला चांद होता है, सिर्फ उसी दिन मैं फ़ोटोज़ क्लिक करवाऊंगी। काफ़ी स्ट्रेंज है ना, क्योंकि अगर हम लोग कोई ऐसी जगह पर जाएंगे जहाँ पर कोई महल है, फोर्ट है, तो हम हमेशा सुबह ही फ़ोटो खिंचवाएंगे रोशनी में। पर बेगम का ऐसा क्यों कहना था? क्या सच में वो कोई जिन थी? बेगम के घर में एक तस्वीर थी जिसमें बेगम ने एक चोंगा पहना हुआ था और उनकी आंखें बंद थी। कौन ऐसा इंसान है जो बंद आंखों वाला फ़ोटो अपने घर में लगाता है? और स्पेशली ये तो वो इंसान थी जिसे फ़ोटो खिंचवाने का शौक़ नहीं था, तो फिर इन्होंने ऐसा फ़ोटो क्यों लगाया? क्या सच में बेगम विलायत कोई काला जादू या तंत्र मंत्र करती थी? ये भी कहा जाता है कि बेगम विलायत ने मालचा महल इसलिए एक्सेप्ट करा क्योंकि वो शहर से थोड़ा सा दूर जंगल के बीच में था, जहाँ पर रात को अंधेरा हो जाता था, जहाँ पर कोई इंसान नहीं आ पाता और वहाँ की छत से पूरा दिल्ली दिखता है। तो क्या उन्हें काला जादू तंत्र मंत्र करने के लिए ऐसी जगह चाहिए थी? क्या वो पूरे दिल्ली को वश में करना चाह रही थी? एक जर्नलिस्ट ने यह भी कहा कि बेगम को मेगैलोमेनिया है, मतलब ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें इंसान पावर का भूखा होता है। तो अगर उनको पावर ही चाहिए थी तो वो देश से इतनी दूर जगह पे जाकर क्यों रही? पॉलिटिक्स में क्यों नहीं गई? या फिर उन्हें घर में तो पावर मिलता ही था, तो क्या उतना पावर उनके लिए काफ़ी था? बेगम ने 10 साल तक, अप्रॉक्सीमेटली 10 साल तक उस वीआईपी रूम में रहकर अपनी प्रॉपर्टीज़ के लिए प्रोटेस्ट करा और वही चीज़ उन्होंने महल में आकर भी करी। अब उसके बाद 10 सितंबर 1993 को ये पता चला कि बेगम की मौत हो गई। उनके बेटे ने, मतलब कि प्रिंस अली रज़ा ने ये बताया कि बेगम ने डायमंड और मोती के चूरा करके जहर में डाल के पी लिया। उससे उनके गला अंदर से कट गया और उनकी मौत हो गई। फिर प्रिंस और प्रिंसेस ने उनके शरीर को मालचा महल के पास में ही दफना दिया। उसके बाद प्रिंस और प्रिंसेस चाहते तो वो कहीं और भी रह सकते थे, क्योंकि बेगम विलायत तो अब रही नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी माँ के आदर्शों पर चलना सही समझा और वो उनकी मौत के बाद भी उसी मालचा महल में रहे। अब 2016 में एक जर्नलिस्ट थी एलन बेरी, उन्होंने ना बहुत टाइम से वो प्रिंस अली रज़ा को लेटर्स लिख रही थी कि उन्हें उनका इंटरव्यू लेना है। प्रिंस की तरफ से कभी कोई रिप्लाई नहीं आता, लेकिन 2016 में उनके पास प्रिंस की तरफ से रिप्लाई आया कि वो प्रिंस का इंटरव्यू ले सकती हैं, लेकिन एक शर्त पर। और शर्त ये थी कि एलन को मालचा महल में अकेले आना है। अब ये कोई थोड़ी अजीब सी शर्त थी। पहले तो एलन थोड़ी सी घबराई, बट उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो एलन अपने ड्राइवर के साथ मालचा महल के दरवाजे तक गई। गेट से उसके बाद अंदर वो अकेले गई। तो जब वो मालचा महल के दरवाजे पर पहुंची तो ड्राइवर ने उन्हें वहां छोड़ा और उनको प्रिंस अली रज़ा जो थे वो रिसीव करने आए। प्रिंस अली रज़ा अब अपने आप को प्रिंस साइरस बोलने लग गए थे। तो प्रिंस साइरस बेसिकली उन्हें रिसीव करने आए। प्रिंस ने उन्हें पूरा मालचा महल दिखाया और उन्हें उनके जितने भी इंटरव्यू के क्वेश्चंस थे उनके सबके उन्होंने अच्छे से जवाब दिया।
अब उसके बाद जब एलन ने उनसे ये पूछा कि आपकी बहन कहाँ है, तो उन्होंने बोला कि मेरी बहन थोड़े कुछ काम के लिए बाहर गई है। ये थोड़ी सी अजीब बात थी क्योंकि वो लोग तो कभी महल से बाहर निकलते ही नहीं थे ना। फिर उसके बाद एलन ने बोला ठीक है, और एलन ने पूछा कि क्या मैं आपका इंटरव्यू छाप दूं? तो प्रिंस साइरस ने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, और फिर उन्होंने कहा कि मैं अपनी बहन से पूछने के बाद ही आपको बता सकता हूँ। कोई इंसान किसी जर्नलिस्ट को अपने घर पे क्यों बुला रहा है जब वो नहीं चाहता कि उसका इंटरव्यू प्रिंट हो? ये बात एलन को बहुत ज़्यादा ही अजीब लगी। तो क्या प्रिंस साइरस एलन को कोई सीक्रेट मैसेज देना चाह रहे थे? क्या वो किसी मदद की डिमांड चाहते थे? क्या जो उन लड़कों को आत्मा अब दिखी थी, क्या बेगम की आत्मा साइरस को भी दिख रही थी? क्या आत्मा उन्हें परेशान कर रही थी? ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। एक और स्ट्रेंज चीज़ वो थी कि बेगम की मौत के बाद भी डाइनिंग टेबल पर बेगम विलायत के लिए प्लेट्स, स्पून्स, बाउल्स सब कुछ वैसे के वैसे ही रखे जाते, जैसे कि वो अब आएंगी और खाना खाएंगी। कोई इंसान मर जाता है तो उसके बाद उसके लिए डाइनिंग टेबल पर प्लेट नहीं लगाई जाती। तो प्रिंस साइरस ने ऐसा क्यों करा? जब एलन इंटरव्यू लेने गई, उसके कुछ दिन बाद एलन के पास साइरस का कॉल आया और साइरस ने कहा एलन को कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाह रहा था उस वक्त, बट मैं नहीं बता पाया। और वो रोने लग गया। वो बोलने लग गया कि मैं बर्बाद हो गया, हम सब बर्बाद हो गए, सब कुछ ख़त्म हो गया। एलन को समझ नहीं आया। एलन ने बोला क्या हुआ? तो प्रिंस ने बताया कि 7 महीने पहले ही प्रिंसेस सकीना की मौत हो गई थी। रीज़न उन्हें नहीं पता, और प्रिंस ने अकेले ही प्रिंसेस को दफनाया था वहीं माल्टा महल के पास। ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ थी। तो उसके बाद एलन ने थोड़ी देर तक प्रिंस साइरस से बात की। कुछ टाइम बाद एलन ने इंडिया छोड़ दिया और वो ट्रैवल कर रही थी 2017 में, जब उनके पास एयरपोर्ट पर एक मैसेज आया कि प्रिंस साइरस की भी मौत हो गई है। अब उनकी मौत का रीज़न शायद डेंगू था। कंफर्म रीज़न नहीं था, बट शायद डेंगू था। ये सुनने के बाद एलन जो थी वो बहुत ज़्यादा घबरा गई। वो वहीं एयरपोर्ट पर बैठ गई। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्हें लग रहा था कि प्रिंस अपने आखिरी पलों में अकेले कैसे रहें। तो वो फिर वापस इंडिया आई और उन्होंने प्रिंस की डेथ का रीज़न जानने की कोशिश करी। तो जो वहाँ पर बिल्डिंग के गार्ड्स थे उन्होंने कहा कि प्रिंस की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। हमने उन्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोला, बट उन्होंने मना कर दिया। और कुछ दिन बाद जब वो गार्ड्स वापस गए देखने, तो प्रिंस की ऑलरेडी डेथ हो चुकी थी। फिर उसके बाद एलन माल्टा महल के अंदर गई। उन्हें जानना था कि प्रिंस की हिस्ट्री क्या थी, क्योंकि प्रिंस ने तो कभी अपने इंटरव्यूज़ में ये बात डिस्क्लोज़ करी ही नहीं थी। तो उन्होंने बहुत सारे वहाँ पर वो जब अंदर गई तो कई ड्रॉर्स खुली पड़ी थी, कई बर्तन वैसे के वैसे ही पड़े हुए थे, कई पेपर्स पड़े हुए थे। कुछ जर्नलिस्ट के रिक्वेस्ट वाले पेपर्स थे कि हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं लेकिन नहीं ले पाए। तो उन पेपर्स में पहले तो उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर ऑल ऑफ अ सडन उनको एक पेपर मिला जिसमें जो कोई लेटर था, और उस लेटर में लिखा था कि मैं कब तक तुम्हें पैसे भेजता रहूँगा, तुम कुछ इंतज़ाम खुद भी कर लो, क्योंकि अगर मुझे कुछ हो गया तो कौन तुम्हारा ध्यान रखेगा। और उसके साथ एक ट्रांजैक्शन की स्लिप भी थी। ये देखने के बाद एलन का दिमाग घुमा। उन्हें समझ नहीं आया कि ये लेटर किसने लिखा है। तो उन्होंने काफ़ी ढूंढा, तब उन्हें पता चला कि ये लेटर किसी शाहिद नाम के इंसान से आया है। जब उन्होंने शाहिद के बारे में पता करने की कोशिश करी, तब उन्हें पता चला कि शाहिद नाम का एक इंसान है जो कि वेस्ट यॉर्कशायर में रहते हैं। तो वो उनसे मिलने वहाँ गई, और वहाँ जाके उन्हें पता चला कि शाहिद और कोई नहीं बल्कि प्रिंस अली रज़ा के बड़े भाई थे। उन्होंने बताया कि वो प्रिंस को पैसे भेजा करते थे। तो अब इसके पीछे की कहानी क्या थी?
एक्चुअली क्या हुआ था कि जब 1947 में इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, तब बहुत सारे ऐसे मुस्लिम्स थे जिन्होंने इंडिया छोड़ दिया और पाकिस्तान में शिफ्ट हो गए थे। उस वक्त लखनऊ में एक परिवार रहा करता था जिसके मुखिया का नाम था इनायतुल्लाह बट। उनकी जो पत्नी थी उनका नाम था विलायत बट और उनके 3 बेटे और 1 बेटी थी। बेटे का नाम था जाहिद बट, शाहिद और मिक्की, और बेटी का नाम फरहाद। शाहिद जो था उसका छोटा भाई था मिक्की। ये मिक्की और कोई नहीं बल्कि प्रिंस अली रज़ा ही था। और जो उनकी बेटी थी फरहाद, उसी का नाम बदलकर प्रिंसेस सकीना कर दिया गया। उन्होंने बताया कि जब 1947 के टाइम पे जब पार्टीशन हो रहा था, तब इन लोगों ने सोचा कि ये लोग इंडिया नहीं छोड़ेंगे। लेकिन एक दिन इनायतुल्लाह अपने ऑफिस से घर आ रहे थे साइकिल पर, तब कई हिंदू लड़कों ने उन्हें बहुत मारा। तब उन्हें लगा कि यहाँ पर रहना सेफ नहीं है, तो उन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ पाकिस्तान जाकर रहने का फ़ैसला करा। अब इनके ये फ़ैसले से उनकी जो बीवी थी विलायत, वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उन्होंने उनके साथ खूब लड़ाई करी, लेकिन फाइनली उन्हें पाकिस्तान जाना ही पड़ा। वो पूरे परिवार के साथ पाकिस्तान शिफ्ट हो गए। अब जब वो पाकिस्तान शिफ्ट हो गए तो उसके बाद भी विलायत और इनायतुल्लाह की बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी। एक टाइम ऐसा आ गया कि विलायत बहुत हिंसक हो गई, वो माराकूटी पर आ जाती थी। फिर कुछ टाइम बाद इनायतुल्लाह बट जी की मौत हो गई। उसके बाद अब विलायत के ऊपर से जो रेस्ट्रिक्शंस थे वो सब कुछ हट गए। तो उन्होंने जो अपना गुस्सा था वो पब्लिकली दिखाना चालू करा, और इसी गुस्से के चलते उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को थप्पड़ मार दिया। जब ये इंसिडेंट हुआ तो विलायत को पागल घोषित कर दिया गया और मेंटल असाइलम में डाल दिया गया। उनके कुछ पहचान के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, उनसे बात करके वो इलीगली अपने यंग बच्चों को लेकर कश्मीर आ गई। जब शाहिद वहाँ से भाग गए तो अब विलायत के पास 2 ही बच्चे रहे, एक मिक्की और दूसरी फरहाद। इन्हें लेकर वो कुछ महीने लखनऊ रही और उसके बाद अर्ली 1970s में वो कुछ नौकर और 12 हाउंड डॉग्स लेकर दिल्ली आ गई। ये पूरी कहानी थी जो कि बेगम विलायत के बारे में थी। जो शाहिद थे उनकी पत्नी ने ये बताया कि जो उनकी मदर इन लॉ थी, मतलब जो उनकी सास, मतलब कि बेगम विलायत, वो एक फ्रॉड थी। तो असली कहानी ये थी कि 1947 के पार्टीशन की वजह से इन्हें लखनऊ छोड़कर जाना पड़ा, जिस वजह से बेगम विलायत परेशान रही और वो जैसे तैसे करके वापस इंडिया आई और उन्होंने अपने आप को अवध की बेगम बताया ताकि वो लखनऊ की प्रॉपर्टीज़ अवध की ले सके। और वो कोई बेगम नहीं थी, वो एक आम इंसान थी। पर ये चीज़ें, इतनी सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें सुनने के बाद मेरे दिमाग में कई सारे सवाल आए, वो मैं आज आपको बताती हूँ। उन्होंने एक ऐसा महल क्यों एक्सेप्ट करा जिसमें कोई लाइट नहीं, कोई पानी नहीं, कोई फैसिलिटी भी नहीं, और ऊपर से वो जंगल के बीच में है, डरावना खंडहर है वो। अगर उन्हें कोई मानसिक बीमारी थी तो उन्होंने 1970 से 1993 तक अपना ये नाटक बरकरार कैसे रखा? कभी ना कभी तो इंसान स्लिप होगा ही ना, तो उन्होंने ऐसा कैसे होने दिया? उनका अजीब तरीके से बातें करना, उनका अपने बच्चों से योर हाइनेस बुलवाना, उनका हमेशा कठोर सी शक्ल बनाकर रखना, उनका अपने नौकरों से घुटने पर चलवाना, उनका ये कहना कि वो फ़ोटो तभी खिंचवाएंगी जब ढलता हुआ चांद होगा, उनकी एक अजीब सी खुद की तस्वीर अपने महल में लगवाना। इन सब चीज़ों से एक सवाल पैदा होता है, क्या सच में वो कोई जिन की फैमिली से थी, या फिर क्या सच में वो कोई अवध की बेगम थी लेकिन उन्होंने ये बात किसी को भी नहीं बताई थी? क्योंकि अगर हम सोचें
तो जो हमने कहानियाँ सुनी हैं, जितनी हमने भूत प्रेत आत्माओं की कहानियाँ सुनी हैं, तो जो इन भूत प्रेत में, जैसे हम कहते हैं ना सेटन होता है, जैसे हम कहते हैं कि एक लीडर होता है इन भूत प्रेतों का, तो उनके सामने हर कोई घुटने झुकाकर चलता है, हर कोई सर झुकाकर रखता है, वो इंसान पावर में रहता है। तो क्या ऐसा कुछ विचित्र सा था? एक सवाल ये भी है कि मालचा महल में जो आत्मा दिखी है लोगों को, क्या वो सच में बेगम विलायत की आत्मा है या फिर प्रिंसेस सकीना की? क्योंकि दोनों की मौत ही एक मिस्ट्री थी। एक आखिरी सवाल ये भी है कि क्या बेगम विलायत मालचा महल की रक्षा कर रही हैं? क्या वहाँ पर एक ऐसा सीक्रेट दफन है जिससे हम अभी भी बेखबर हैं? अगर आपके पास मेरे सवालों के जवाब हों तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। आई होप आपको ये इंसिडेंट पसंद आया हो। ऐसे ही और हॉरर, पैरानॉर्मल, मिस्टीरियस इंसिडेंट्स के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल शुभदा चौरसी। और हाँ, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा। अगर आपके या आपके अपनों के साथ कुछ ऐसा हुआ है, कोई ऐसी पैरानॉर्मल घटना घटी है और आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो मेरा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं और मैं ये कोशिश करूँगी कि मेरे चैनल के माध्यम से आपकी कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुँचाऊँ। अब मैं अलविदा लेती हूँ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू। Ha 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 ha!